Hello, people. Welcome to Prep Elevate. Welcome to the 30-day mini RC series. Today we are at day 15 and we'll discuss behavioral economics, the psychology of consumer decision. This is a very interesting subsegment. Even beyond this passage, if you guys are interested, just read up. Okay, this is very interesting and it's very practical. You're going to relate to it. ये everyday हमारे साथ life में apply होता है, but subconsciously हम realize नहीं करते. ठीक है? अभी देखते हैं. Classical economics assumes individuals make rational utility maximizing choices through cost benefit analysis. तो ऐसा माना जाता है कि जो भी डिसीजंस हम लेते हैं एज इंडिविजुअल्स, एज कस्टमर्स, एज कंज्यूमर्स, बहुत रैशनल, बहुत लॉजिकल होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नीड क्या है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग, कॉस्ट बेनिफिट डेफिनेटली कि बजट में है नहीं है, जो हम बोलते हैं लेमैन टर्म्स में. However, behavioral economics challenges this. तो एक ब्रांच है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एक ब्रांच है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. Behavioral economics is the branch of economics that deals with the psychological aspects of how consumers behave. ठीक है? Arguing that cognitive is anything that has to do with logic, the brain, the logical aspect of the brain. So हमारा जो सेकेंड ब्रांच है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, उसका मानना है कि कॉग्निटिव बाइसेस होते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉजिकल लाइक क्लासिकल इकोनॉमिक्स डीम्स इट टू बी. ठीक है? सो कुछ हमारे कॉग्निटिव बाइसेस होते हैं, इमोशंस एंड ह्यूरिस्टिक्स. What is heuristics? It frequently distorts decision making. Heuristics का लेमैन टर्म मैं बताऊं, लेमैन टर्म होता है जुगाड़. That means when the optimal solution is not available, the shortcut that you use to solve a problem. So basically Indian context में जुगाड़, जब कुछ भी नहीं दिख रहा, जुगाड़ करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. तो हमारा जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, उसका मानना है कि सब कुछ इतना लॉजिकल, इतना रैशनल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है. देयर इज कॉग्निटिव बाइसेस, देयर इज इमोशनल डिसीजंस दैट पीपल मेक, एंड देन देयर इज ह्यूरिस्टिक्स. तो क्या चाहिए, इमीडिएटली किस तरह उसको जुगाड़ किया जा सकता है, ये सारी चीजें एक रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में. ठीक है? लॉस एवर्शन causes individuals to overweigh losses relative to equivalent gains, leading to irrational behaviors like holding on to declining stocks. आपने देखा होगा, usually I have seen this happening practically. There is always this conflict between the older generation and the younger generation. मतलब आप अगर अपने पापा को बोलोगे ना कि इस चीज की वैल्यू तो बहुत कम हो गई है, हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, वो रिप्लेस नहीं करेंगे. ऑल्दो ही माइट नो सबकॉन्शियसली कि वो उन्हें प्रॉफिट दे भी नहीं रहा है. यहाँ पे जैसे स्टॉक का एग्जांपल दिया गया है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है ना जिसको हम होल्ड करके रखते हैं, जल्दी वी डोंट लेट गो ऑफ थिंग्स. ऑल्दो वी नो दैट इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी प्रॉफिट, बट जस्ट बिकॉज वी ओन इट, एक टाइम पे हमने उसे लिया था, तो वो लॉस को लॉस एवर्जन, एक वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि ये मेरा है, मैं उसे लास्ट तक होल्ड करता हूँ. ठीक है? तो ये लॉस एवर्जन है. ये एक इरैशनल बिहेवियर है जो सामने वाले को शायद दिख भी रहा हो, बट जो ऐसा बिहेव कर रहा है उसे शायद ये नहीं दिखता. ठीक है? Similarly, endowment effect. This is also very beautiful, analysis. Endowment effect. It inflates the perceived asset value merely due to ownership, skewing rational valuation. अभी देखो, endowment effect बोलता है that a thing is precious to you just because you own it. ठीक है? Let's say आपका घर, आपको पता है कि दिन ब दिन उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होते जा रही है. एनी सच एसेट दैट यू होल्ड, योर कार, योर मोबाइल, बट जस्ट बिकॉज यू ओन इट, एक सेंस ऑफ ओनरशिप है आपका उसके लिए, तो वो आपको बहुत ही प्रेशियस लगता है. सो यू आर नॉट लुकिंग एट द लॉसेस, यू आर नॉट लुकिंग एट द डेप्रिसिएशन फैक्टर. इनफैक्ट ये सारी चीजों के बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए आजकल बहुत सारे वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, जब लोग बोलते हैं शुड यू बाय अ हाउस, रेंट अ हाउस, ऐसे टाइप के जो वीडियोस होते हैं. तो वो एंडोमेंट इफेक्ट है कि कोई चीज को अगर हम ओन करते हैं, वो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रेशियस हो जाती है. ठीक है? देन वी डोंट लुक एट द लॉसेस और द डेप्रिसिएटिंग फैक्टर फॉर इट. ठीक है? Consumers also exhibit bounded rationality constrained by cognitive limitations that drive heuristic based decisions. So bounded rationality एक confined, हमारा जो rational behavior है ना, वो कुछ जगह काम कर रहा है, कुछ जगह नहीं काम कर रहा है. ठीक है? कुछ जगह हमें दिख रहा है कि अच्छा ये लॉजिकल है, बट कुछ जगह हमें नहीं दिख रहा है कि ये लॉजिकल है. उस तरह से हमारा डिसीजन मेकिंग स्क्यू हो जाता है, इट गेट्स इम्पैक्टेड. ठीक है? ट्विस्टेड. The decoy effect exemplifies this.
by demonstrating how the introduction of an inferior third option shifts consumer preferences. ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन है, डिकॉय इफेक्ट. लेट्स से आप पॉपकॉर्न खरीदने गए थिएटर पे, ठीक है, एक लेट्स से पॉपकॉर्न अवेलेबल है स्मॉल साइज में 60 रुपीज, देन देर इज अ लार्ज साइज टब विच इज अवेलेबल एट 100, ठीक है. अब क्या करते हैं, एक थर्ड ऑप्शन ऐड कर देते हैं विच इज लेट्स से प्लेस्ड एट 90 रुपीज, मीडियम साइज टब हम उसे बोल देते हैं. तो स्मॉल साइज कितने पे था, 60 रुपए पे, लार्ज टब 100, अब मैंने एक मीडियम साइज टब इंट्रोड्यूस किया पॉपकॉर्न का 90 रुपीज पे. इमीडिएटली इससे क्या होता है, जिन लोगों को मीडियम साइज टब खरीदना था ना, अब वो मीडियम साइज नहीं खरीद के ना, सॉरी स्मॉल साइज नहीं खरीद के मीडियम साइज खरीदने लगेंगे. या ऐसा हो सकता है कि 90 रुपीज पे शायद वो मीडियम टब खरीदते तो भी उनका हो जाता, पर उन्हें लगेगा मीडियम और लार्ज में सिर्फ 10 रुपए का ही डिफरेंस है, सो व्हाई नॉट परचेज द लार्जर टब, ठीक है. तो इस तरह से साइकोलॉजिकली मैंने कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग स्वे कर दिया. दिस इज अ डिकॉय इफेक्ट. मैंने एक थर्ड ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया और सबकॉन्शियसली मैंने कंज्यूमर का डिसीजन बदल दिया. अब आपके लिए इट इज जस्ट अनदर 10 रुपीज दैट यू आर पेइंग, बट कलेक्टिवली आप सोचो अगर सारे लोग जो उस थिएटर को विजिट करे, सारे लोग उसी प्रोसेस में फंसे डिकॉय इफेक्ट में और 10-10 रुपए देते गए, थिएटर इज मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, है ना. तो मैंने बस क्या किया, मैंने एक मिडिल ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज वेरी क्लोजर टू द लार्जेस्ट चॉइस रेंज, प्राइस रेंज दैट यू हैव. तो सबकॉन्शियसली आप उधर शिफ्ट हो जाओगे. ये काफी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग में भी देखा जाता है. हमें सबकॉन्शियसली समझ में नहीं आता है अपना डिसीजंस जब हम उस टाइम उस पॉइंट पे रहते हैं, है ना. इट इज अ टैक्टिक फ्रीक्वेंटली एक्सप्लॉइटेड बाय मार्केटर्स. टेक्निक्स लाइक प्राइस एंकरिंग. प्राइस एंकरिंग क्या होती है, मैंने कोई प्रोडक्ट का दाम ये नहीं बोला कि 150 रुपए है, मैंने लिख दिया कि दिस इज 300 और फिर मैंने इसको कट करके लिख दिया कि अब इस पे 50% ऑफ है. यू इमीडिएटली बी ड्रॉन टू इट. बट अगर मैं सीधा बोलूं कि ये 150 रुपए की आपको पसंद नहीं आएगी, बट मैं ये बोलूं कि एमआरपी 300 की है, 50% में डिस्काउंट देके मैं आपको 150 पे ये चीज बेच रही हूँ. ये देखा होगा आपने, जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो ना, वो लिखा रहता है ओरिजिनल प्राइस, फिर उस पर ऐसा कट लगाया रहता है एंड देन जो स्लैश्ड प्राइस है. These are subconscious techniques of capturing the consumer's attention. So that is known as price anchoring. Framing effect. Framing effect क्या होता है, आप किस तरह से स्टेटमेंट्स को फ्रेम कर रहे हो. लेट्स से आई सेल घी एंड आई से दिस इज 90% फैट फ्री. बहुत लोगों का ध्यान जाएगा, बट अगर मैं उसको ट्विस्ट करके बोलूं 10% फैट है ना, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कैसे पॉजिटिवली फ्रेम करके बेच सकते हैं विच इज गोइंग टू हैव अ लार्जर इम्पैक्ट. सेम चीज है, सेम डेटा है, बट कौन सी लाइन को हम कैसे फ्रेम करके बोलते हैं सो दैट कंज्यूमर्स आर ड्रॉन टू आवर प्रोडक्ट्स. दैट इज फ्रेमिंग इफेक्ट. इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है उस पैक पे. यू नो यूजुअली जो पैक रहता है ना, वो सीधा नहीं लिखेंगे 25, 20+5, तो ऐसा लगेगा आपको दो चीजें मिल रही है एक्स्ट्रा समेशन में. सो ये सारी टेक्निक्स यूज होती है. चॉइस आर्किटेक्चर. चॉइस आर्किटेक्चर मतलब अगर आपने मॉल्स में देखा होगा ना, एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट रहती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, कि मैं कौन सी चीज कहाँ पे रखूं कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए, ठीक है. वो बहुत इम्पैक्ट करता है कि जो शॉप करने जा रहे जो कंज्यूमर्स वो किस तरह प्रोडक्ट्स लेते हैं. एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी कभी कभी हम ले लेते हैं. सो लेट्स से सारे यूटिलिटी के सामान एक साथ रखे हुए हैं ना, साइड पे मैं कुछ ऐसा भी रख दूं जो बहुत कम रेट की हो बट वो भी यूटिलिटी लिस्ट में आती है, ठीक है. इमीडिएटली आपको वो नहीं भी चाहिए होगा, आप वो रख लोगे अपने कार्ट में, यू आर गोइंग टू ऐड इट टू कार्ट. इसीलिए ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स है, यू मे ऑल्सो लाइक, ये क्यों आते हैं आपके फीड पे बार बार, ताकि अगर आप नहीं भी लेना चाहो तो कुछ एक देख के आपका अटेंशन कैप्चर हो जाए. सो ये जो प्लेसमेंट का पूरा गेम है ना, स्पेसिफिकली फिजिकल एंटिटीज में जो मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें ये बहुत यूज होता है. दिस सटली गाइड बिहेवियर while preserving an illusion of autonomy. This is very important. हमें ऐसा लग रहा है we are free to make our choices, but subconsciously ऐसा अरेंज ही किया गया कि वो हमें इम्पैक्ट करे, हमें उसके बारे में पता भी नहीं. वेरी सटल वे में हमें गाइड किया जा रहा है, ठीक है. While behavioral economics presents a more nuanced alternative to classical models, it raises ethical concerns. क्या है ethical concerns? Should firms leverage, that means make use of psychological tendencies for profit? क्या फर्म्स को ऐसा करना चाहिए क्योंकि उन्हें पता है is it ethical to play with somebody's mind? That's the question. Or should interventions promote welfare enhancing decisions?
तो क्या फर्म्स को ये पता होते हुए कि इस तरह के टेक्निक्स का ऐसा इफेक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स को, शुड दे रियली एक्सप्लॉइट देयर कंज्यूमर्स सबकॉन्शियस पैटर्न्स, और शुड वी हैव इंटरवेंशंस कि हमारे वेलफेयर के लिए क्या सही है, लाइक प्रॉपर अवेयरनेस, और लेट्स से गिविंग देम कंप्लीट ऑटोनॉमी rather than this illusion of autonomy, ये जो चीजें हैं. This interplay between economics and psychology remains a contentious domain. इसमें बहुत ज्यादा कंटेंशन है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, influencing business strategies, policy making and financial behavior worldwide. And this is actually a very interesting topic, है ना. सबकॉन्शियसली आप कैसे लोगों को परसुएट कर ले रहे हो अपने प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, और उनको इस बारे में शायद पता भी नहीं है ना. बट ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है, डे टू डे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है. तो ये वर्ल्ड वाइड हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है. फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड, please read about it. This is something that you're going to find it to be very, very interesting. And now that we are, being swept by this entire e-commerce wave, ठीक है, e-commerce भी नहीं रह गया, swift commerce, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है पढ़ने के लिए. Okay. What is the key implication of loss aversion in consumer behavior? Okay. It compels individual to seek maximum financial gains through risk taking. No. रिस्क टेकिंग तो नहीं होता, जो कर लिया मैंने बस कर लिया, अब कोई चेंजेस नहीं होगी. ये किस तरह की चीज है पता है, मुझे 7 बजे पढ़ने बैठना था, ठीक है, किसी वजह से 7:05 हो गया, अब 7:05 पे तो नहीं बैठ सकते, अब सीधा 8 बजे बैठेंगे, अब होल नंबर्स पे पढ़ाई होगी, ठीक है. आपने 5 ही मिनट वेस्ट किया था ना, 55 मिनट्स थे आपके पास, बट वो नहीं यूटिलाइज करेंगे. हम सीधा फिर 8 बजे बैठेंगे या नेक्स्ट दिन 7 बजे बैठेंगे, क्योंकि हमने तो सोचा था 7 बजे बैठना है. उस तरह की चीज है कि थोड़ा सा अगर लॉस हो भी गया, लूप में से बाहर नहीं आएंगे, कंटिन्यू करेंगे लॉस को, ठीक है. इट लीड्स टू रिलक्टेंस. रिलक्टेंस इज व्हेन यू आर अनविलिंग इन कटिंग लॉसेस इवन व्हेन रैशनैलिटी डिक्टेट्स अदरवाइज. मतलब रैशनली आपका माइंड बोल रहा है दिस इज नॉट लॉजिकल, बहुत सारा लॉस आप अभी भी सेव कर सकते हो, बट गिर गए उस लूप में तो गिर गए, बस अब निकलना ही नहीं है, ठीक है. तो ये ऑप्शन है लॉस एवर्जन. It encourages consumers to favor unfamiliar options over familiar ones. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. Excuse me. It minimizes the impact of psychological biases on financial decisions. No. ये सही है. Unwillingness होती है, लॉस हो रहा है पर कट डाउन नहीं करना है, ठीक है. How does the decoy effect influence decision making? Okay. By causing consumers to systematically undervalue high quality options? No. By compelling, do we force consumers to choose options that maximize long term benefits? Nahi. By introducing an inferior choice to subtly alter preferences between two primary options. अब एक चीज समझो आप लोग, जब आप आरसी के आंसर्स मार्क कर रहे होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना जरूरी है. सेकंड ऑप्शन बोलते हैं आप कंपेल करते हो, आप फोर्स करते हो क्या कस्टमर्स को, ऐसा ऐसा वैसे बंदूक रख के तो नहीं बोला जाता कि यही करना है. नो, यू सटली गाइड द डिसीजंस. सो एक ऑप्शन बोलता है कंपेल, एक बोलता है सटली ऑल्टर, सटल वे में चेंज करना, ठीक है. अभी देखो, यही मैं बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ ना यू नीड टू मैच द टोनैलिटी ऑफ द पैसेज, तो पैसेज में कहीं भी इतना स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं था वर्ड कि यू फोर्स कस्टमर्स, यू कंपेल कस्टमर्स. Just in a very subconscious way, in a very subtle, delicate fashion, you would change their choices without even them noticing it. तो इसीलिए ये ऑप्शन एक बेटर वर्डेड ऑप्शन है. अभी तो बहुत क्लियर है क्योंकि बाकी का भी लेट्स से फैक्चुअली करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन, बट कभी कभी बी और सी लेट्स से मैं सिमिलर लाइंस में फ्रेम कर दूं, एक में कंपेल लिख दो, एक में सटली ऑल्टर लिख दो, तो सटली ऑल्टर वाला सही होगा बिकॉज टोनैलिटी ऑफ द पैसेज भी वही थी, ठीक है. ये सब ध्यान लो. By reducing reliance on cognitive biases in rational economic decisions. No. Correct option क्या है? C. यहाँ पे हमने क्या सीखा? Answer choice should match the tonality of the passage. ठीक है? Okay. Which of the following best captures the author's stance on behavioral economics? अच्छा, author को क्या लगता है behavioral economics का? It is a flawed framework. लिखा था क्या कि खाली गलतियां ही भरी हुई है, flaws है, गलतियां है, mistakes है, that merely complicates economic theory? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है author. It provides valuable insights
बट रेजेस एथिकल कंसर्न्स अबाउट मैनिपुलेशंस। यस, ये तो सही लग रहा है कि अब इनसाइट्स तो हमें मिलती है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए मिल रहा है, बट एथिकल कंसिडरेशंस भी है ना, मैनिपुलेशन है क्योंकि सटल वे में हो बट मैनिपुलेट तो कर रहे हैं। It fully invalidates classical economic assumptions of rationality? No. It suggests that traditional marketing strategies are entirely ineffective. देखो ये सारे बहुत एक्सट्रीम आंसर चॉइस है, कभी सही नहीं हो सकते। टोनैलिटी ऑफ द पैसेज को मैच करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन कि हमें इनसाइट्स तो मिलती है बट एथिकल कंसर्न्स भी हैं अबाउट मैनिपुलेशन, ठीक है। So these were the 3 associated questions for this passage. Thank you so much for tuning in and I'll see you in the next one.